नमस्कार दोस्तों, मैं बुन्नालाल स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स स्टडी पर। यदि आप चैनल पर पहली बार है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप सबसे पहले हमारी वीडियो देख पाए। दोस्तों शुरू करते हैं आज क्लास मॉडल पेपर फोर्थ यानी चौथे मॉडल पेपर का दूसरा पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। पॉजिटिव एनर्जी के साथ पेन कॉपी किताब लेकर तैयार हो जाइए। बहुत अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूँ फिर से, यानी एग्जाम की दृष्टि से फिर वो क्वेश्चन लेके आया हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैं आपको शाम 5 बजे ग्रुप के अंदर जो 5वां मॉडल पेपर है उसकी पीडीएफ दूंगा और चौथा मॉडल पेपर मैं यहाँ पर कंप्लीट करा दूंगा। तो इसके साथ साथ में आप क्या करेंगे, 5वां मॉडल पेपर मिलाएंगे और 5वें मॉडल पेपर के अंदर जो क्वेश्चन आपको नहीं आए वो आप मुझे व्हाट्सअप कर देना। फिर उन सारे क्वेश्चनों को जिन जिन बच्चों को जिस जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगी, 5-6 जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो आप मुझे व्हाट्सअप कर देना और उन्हीं प्रश्नों को हम यहाँ पर हल करेंगे। बाकी देखो आप छोटे छोटे क्वेश्चन है जो 30 क्वेश्चन आएंगे, आप उनमें जितने आपको आते हैं वो करेंगे और जो आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा है तो वो क्वेश्चन आप मुझे व्हाट्सएप कर देंगे और मैं आपको उन क्वेश्चन को हल करा दूंगा। इसी के साथ अगर किन्हीं बच्चों को मतलब वो आप गणित में क्वेश्चन मिला रहे हैं, आपको प्रॉब्लम आ रही है, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो उस क्वेश्चन को आप फिर से व्हाट्सएप कर दो। जैसे ही मेरे पास में 10-11 क्वेश्चन हो जाएंगे तो मैं उनकी एक क्लास ले लूँगा। यानी वो क्वेश्चन वो होंगे जिनको जो क्वेश्चन अधिकतर बच्चों को समझ में नहीं आया या हार्ड लग रहे हैं, तो उन क्वेश्चनों को आप मुझे व्हाट्सएप पर भेज देंगे। जैसे ही 8-10 क्वेश्चन हो जाएंगे मैं उनकी एक अलग से फिर से एक क्लास ले लूँगा और आपको अवेलेबल करा दूँगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। देखो 12 क्वेश्चन हमारे पीछे वाली क्लास में कंप्लीट हो गए। 13वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पढ़ो क्या कह रहा है। 13वां क्वेश्चन है 18 सेमी व्यास वाला एक ठोस बेलन और इसी व्यास वाला एक ठोस गोला है। यदि दोनों के आयतन समान है तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या करना है, प्रश्न नंबर 13 क्या करेंगे। देखो प्रश्न में क्या कह रहा है कि 18 सेंटीमीटर का क्या है, एक व्यास वाला एक बेलन है और एक 18 सेंटीमीटर व्यास का गोला है, एक बेलन है। देखो ध्यान दो, मैं इधर समझा देता हूँ। एक तो बेलन है जिसका व्यास कितना दे रखा है 18 सेंटीमीटर। यहाँ पर प्रश्न अभी की मैं आपको समझा रहा हूँ। एक गोला है जिसका व्यास भी कितना है 18 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि इनका आयतन समान है। गोले का आयतन और बेलन का आयतन दोनों का आयतन समान है तो गोले की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, प्रश्न में क्या करेंगे, दिया गया लिख लो। पहले तो सर्वप्रथम क्या लिखो, दिया गया। तो दिया गया में क्या लिखेंगे, बेलन व गोले का व्यास बराबर हमें दे रखा है 18 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या लिख दो, व्यास आपको 18 सेंटीमीटर दे रखा है तो त्रिज्या निकाल लो। तो क्या लिखेंगे, बेलन की त्रिज्या R1 मान लो बराबर कितनी है 18/2 यानी 9 सेंटीमीटर। समझ में आ गई बात आपको। और इसी प्रकार आप क्या लिख लो, गोले की त्रिज्या। अब गोले का व्यास भी कितना है, इसको R2 मान लो। वैसे सेम है लेकिन इसको आप 9 सेंटीमीटर कर लेंगे। समझ में आ गई बात आपको, क्योंकि दोनों का व्यास 18 सेंटीमीटर दे रखा है तो त्रिज्याओं दोनों की कितनी हो जाएगी, 9 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब आप क्या करेंगे, प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है आपको कि बेलन का आयतन और उस गोले का आयतन क्या है, समान है। ये चित्र आपको समझाने के लिए बनाया, आपको बनाना नहीं है। तो चित्र अनुसार क्या करेंगे, प्रश्न अनुसार है बेलन का आयतन बराबर गोले का आयतन। समझ में आ गई बात आपको। प्रश्न में आपको कह रहा है कि दोनों के आयतन क्या है, समान है। बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है, याद रखो πr² होता है बराबर, ध्यान रखो πr²h। मतलब आपको क्या करना है, जो वृत्त होता है इसके नीचे देखो वृत्त तो होता है, जो बेलन होता है उसके नीचे वृत्त होता है, उस वृत्त का क्षेत्रफल होता है, उसको अगर हम बेलन के हाइट से गुणा कर देंगे तो बेलन का आयतन आता है। इसी प्रकार गोले का होता है 4/3 πr²। अब देखो हमने यहाँ पर बेलन की त्रिज्या R1 मानी तो इसको R1 ले लो और इसको R2 ले लो।
क्यों? क्योंकि अगर आपको एग्जाम में अगर अलग अलग, देखो यहाँ पर तो 9 सेंटीमीटर है, 9 सेंटीमीटर, अगर अलग अलग भी दे दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यानी मैं आपको उस तरीके से समझा रहा हूँ कि पर्सन को अगर घुमा के देगा अगले वाला एग्जाम में, जैसे मान लो ये देगा बेलन का व्यास 18 सेंटीमीटर है और गोले का व्यास 20 सेंटीमीटर, तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब यहाँ से आप इसको हल कर लो। आपको क्या चाहिए? ऊंचाई चाहिए। प्रश्न में आपको क्या पूछा है? ऊंचाई पूछा है। तो ऊंचाई h बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा? देखो 4/3 पाई r2 का क्यूब तो उधर है, ये r1 है, ये क्या चला जाएगा? इधर बट्टे में चला जाएगा r1 का स्क्वायर, और पाई भी कहाँ चला जाएगा? बट्टे में। बात समझ में आ गई ना आपको? यहाँ से h का मान निकालना है, बाकी जो पद है उनको उधर भेज दिया। अब क्या होगा? पाई से तो पाई कट गया, मान रखो 4/3 गुणा r2 का मान 9 है तो 9 की घात 3 बटे r1 का मान भी 9 है तो 9 की घात 2। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। अब इसको सरल कर लो, 4/3 गुणा 9 की घात, देखो 9 की घात 3 में 9 की घात 2 का भाग देना है, इसका मतलब घात 3 में से 2 घटा लो, क्योंकि भाग में घातें घटती है। तो यहाँ पर 9 की घात 3 में से 9 की घात 2 घट जाएगी, तो 9 की घात कितनी बचेगी? 1, जिसको हम लिखते नहीं है। समझ में आ गई बात आपको? तो इस पूरे का मान कितना आया? 9 आया, और ये कट रहा है 9 3 से कट रहा है 3 बार, और 3 को जब 4 से गुणा करेंगे तो कितना आया? 12 सेंटीमीटर। यानी h बराबर कितना आया? 12 सेंटीमीटर। अब क्या लिखेंगे? अतः बेलन की ऊंचाई बराबर 12 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर है। समझ में आया प्रश्न आपको कैसे करना है? अब यहाँ पर आप अगर इसको R1 R2 को सेम लगा के करते हो तो यहाँ पर भी काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एग्जाम में यदि आपको यहाँ पर कुछ भी दे दे, दोनों की त्रिज्या कुछ दे दे, अगर आयतन समान है तो आपको पता है पाई से पाई कट जाएगा, R1 से R। अगर ये अलग अलग होती, जैसे मान लो यहाँ पर 9 होती, ये 3 होती, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको तो क्या करना है? 9 की घात 3 की वैल्यू निकाल लो और 3 की घात 2 का वैल्यू निकाल के फिर हल कर लो, कोई समस्या नहीं आने वाली। ये आपका 13वां प्रश्न है। ये चित्र आपको बनाना नहीं है, ये मैं आपको समझाने के लिए बनाया मैंने। समझ में आ गई? जो प्रश्न कहा उसके अनुसार हमने आंसर निकाल लिया। समझ में आ गया? ये आपका 13वां प्रश्न कंप्लीट हो गया। ओके, अगला प्रश्न पढ़ो, प्रश्न नंबर 13, प्रश्न नंबर 14 हो गया। 14वां प्रश्न क्या है? एक अर्धगोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इजी है। प्रश्न नंबर 14, सर्वप्रथम क्या लिखो? जो दिया गया है, दिया गया क्या दे रखा है भाई? आपको दे रखा है अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या r बराबर कितनी देर की है? आपको अर्धगोले की त्रिज्या दे रखी है आपको 7 सेंटीमीटर। पूछा क्या है? अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा। याद रखना, इसमें 2 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, एक तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्र और एक अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो याद रखना, आपको क्या पूछा है? अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। क्या पूछा है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। वैसे सभी बच्चों को पता होगा, लेकिन फिर मैं आपसे क्लियर कर देता हूं। देखो, जैसे मान लो ये अर्धगोला है, ये कोई अर्धगोला है। वक्र पृष्ठ का मतलब तो होगा कि ये जो इसका नीचे का मुड़ा हुआ भाग है उसका ज्ञात करना है, और ऊपर से जो कटा हुआ भाग है, एक वृत्त बनता है, गोले को काटेंगे तो ऊपर एक वृत्त बनता है ना, ये जो ऊपर वृत्त बन रहा है इसका क्षेत्रफल उसमें काउंट नहीं करेंगे। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे तो उसका क्षेत्रफल होता है 2 पाई r स्क्वायर। और यदि संपूर्ण पूछ ले तो उसमें ये ऊपर जो वृत्त है ये भी काम आएगा, तो ऊपर एक वृत्त और हो गया तो क्या हो जाएगा? देखो 2 पाई r स्क्वायर तो क्या होता है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल नीचे का जो वक्रित भाग होता है उसका क्षेत्रफल 2 पाई r होता है। संपूर्ण पूछ ले तो ऊपर जो वृत्त बनता है, ऊपर जो वृत्त बनता है उस वृत्त का भी क्षेत्रफल काम आएगा, तो उसमें क्या जोड़ेंगे? वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर होता है, तो पाई r स्क्वायर और 2 पाई r स्क्वायर, कितने पाई r स्क्वायर हो गए? 3 पाई r स्क्वायर हो गए। समझ में आ गई ना बात आपको? तो इनमें आपको कंफ्यूज में नहीं होना है, आपको प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है कि आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। तो यहाँ पूछा आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसका सूत्र होता है 3 पाई r स्क्वायर। अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ ले तो 2
पाई आर स्क्वायर। ठीक है, मान रख दो 3 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान कितना देर का 7, तो स्क्वायर है तो 7 गुणा 7, आर स्क्वायर तो 7 गुणा 7, 7 से 7 कटा और 22 को 3 से गुणा करेंगे तो 66 और इधर 7 बचा, 7 से गुणा कर लो, 6 7 42, केरी 4 चली जाएगी, फिर 6 7 42 और 4 कितने हो गए 46। ये आपका आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि क्या पूछा है हमें, क्षेत्रफल पूछा है। तो अब क्या लिखेंगे, अतः अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 462 वर्ग सेमी लिख दो, चाहे सेमी स्क्वायर लिख दो। ये आपका आंसर है। समझ में आ गया? जो आपको दे रखा है उसके अकॉर्डिंग आपको अपना काम करना है। कोई दिक्कत कोई समस्या है तो बताओ। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? ये आपका 14वां प्रश्न कंप्लीट हो गया। अगला प्रश्न पढ़ो, प्रश्न नंबर 15। 15वां प्रश्न क्या कह रहा है, एक कार P स्थान से Q स्थान 180 किलोमीटर दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा समान गति से सभी 15 हरे यातायात सिग्नलों को पार करती है। भारी यातायात के कारण यह प्रथम सिग्नल पर 5 मिनट, दूसरे सिग्नल पर 8 मिनट, तीसरे सिग्नल पर 11 मिनट एवं इसी प्रकार 15वें सिग्नल पर 47 मिनट रुकती है। स्थान O तक पहुंचने में इसे कुल कितना समय लगेगा? उपयुक्त गणितीय विधि से हल कीजिए। देखो 15 नंबर क्वेश्चन है, वो आपको क्या दे दिया, सड़क सुरक्षा वाले में से और समांतर श्रेणी जो आपका चैप्टर है उनको दोनों को मिला के दे दिया। क्या कह रहे हैं, देखो ध्यान दो, पहले प्रश्न को समझना है। P बिंदु से Q बिंदु तक कोई गाड़ी जा रही है और ये दूरी दे रखी है आपको 180 किलोमीटर और एक रफ्तार से चलती है, किससे, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, यानी इस स्पीड से गाड़ी चल रही है। लेकिन क्या हुआ, भारी यातायात के कारण पैरा सिग्नल आ जाता है, यानी 15 सिग्नल है यहाँ पर और 15 हरे सिग्नल है ऐसे ऐसे इस दूरी पर। तो ये कह रहा है कि पहले सिग्नल पर ये 5 मिनट रुकती है, दूसरे पर ये 8 मिनट रुकती है, तीसरे पर 11 मिनट रुकती है और इसी प्रकार 15वें पर 47 मिनट रुकती है। तो Q तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? देखो यहाँ 5 मिनट रुक गई, 8 मिनट रुक गई, 11 मिनट रुक गई, इस प्रकार जो 15वां सिग्नल है वहाँ पर ये कितनी रुक गई, 47 मिनट रुक गई। तो ये P से Q तक कितने समय में पहुँचेगी? ध्यान दो, देखो अगर ये मान लो यहाँ पर नहीं रुकती, कहीं पर नहीं रुकती तो कितना समय लगता? समझ में आ रही बात आपको? तो देखो इस प्रश्न को कैसे करेंगे, ध्यान दो, दिया गया, लिखो पहले P से Q की दूरी कितनी देर की प्रश्न में आपको 180 किलोमीटर देर की। प्रश्न बहुत शानदार है, अच्छी तरीके से समझेंगे। अगर पेपर हार्ड आया तो इस प्रकार का क्वेश्चन बनता है। दिया गया है P बिंदु से Q की दूरी 180 किलोमीटर, चाल आपको कितनी देर की है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में 60 किलोमीटर चलती है। आपको टोटल समय ज्ञात करना है कि P से Q तक कितने समय में पहुंची। अगर ये गाड़ी नहीं रुकती तो हम यहां से सीधा समय निकाल लेते हैं। समय देखो, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। मुझे समय ज्ञात करना, समय इधर आ जाएगा, चाल उधर चला जाएगा, यानी दूरी में हमें चाल का भाग दे दूंगा तो मुझे समय मिल जाएगा। लेकिन ये बीच बीच में रुकी है, समांतर श्रेणी बन रही। समझ में आ रही बात आपको? तो आपको क्या करना है, देखो पहले सिग्नल पर समय कितना है, 5 मिनट, दूसरे सिग्नल पर समय कितना, 8 मिनट, तीसरे सिग्नल पर समय कितना, 11 मिनट और इसी प्रकार 15वें सिग्नल पर समय कितना देर का है, 47 मिनट देर का है।
अब ध्यान दो, ये जो गाड़ी रुक रही है इस समय में, ये जो समय दे रखा है वो एक एपी में है, समांतर श्रेणी में, समझ गए ना आप। तो क्या लिखेंगे, समय की सूची, समय की सूची क्या है 5, 8, 11 ऐसे करके 47 है। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, एपी सिद्ध करेंगे, इसको क्या करेंगे, एपी सिद्ध करेंगे। तो क्या करेंगे, देखो A2 माइनस A1, इस सूची का दूसरा पद 8 है, पहला पद 5 है, अंतर कितना आया 3। A3 माइनस A2, तीसरा पद 11 है, दूसरा पद 8 है, 11 में से 8 जाएगा, कितना बचा 3। अंतर समान आ रहा है, इसका मतलब ये क्या, तो आप क्या लिखेंगे, चूंकि A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर है, इसलिए सूची एपी में है। क्या है, एपी में है। ये बात आपको इतनी लिखनी पड़ेगी कि ये जो समय है वो किस में है, एपी में है। समझ में आ गई। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। अब आपको क्या करना है, एपी का प्रथम पद लिखो। प्रथम पद ए बराबर कितना है 5, सार्वय अंतर डी बराबर कितना है 3, अंतर कितना आ रहा था 3 आ रहा था। अंतिम पद क्या है एल बराबर 47 भी दे रखा है। अब हमें क्या क्या करना है, इन समय को जोड़ना है। जो गाड़ी रुक रही है, पैसे से यहाँ 5 मिनट रुक गई, 8 मिनट रुक गई, ऐसे रुकती 47 मिनट रुक गई, तो इन समय को जोड़ना है हमें। ये जो समय दे रखा है इसको जोड़ना है, और इसके साथ में गाड़ी जो चली थी पी से क्यू तक, उसमें भी समय लगा है। देखो एक तो जो रुकी है वो समय जोड़ दें, यहाँ से यहाँ तक आने में, इस सिग्नल तक आए तो गाड़ी तो चली ना किसी स्पीड से, 60 की स्पीड से। यहाँ से 5 मिनट रुकी, जैसे मान लो यहाँ पर समय लगा, फिर 5 मिनट रुकी, फिर यहाँ से दूसरे सिग्नल तक चली तो भी समय लगा। तो समय यहाँ से और ये वाला दोनों काउंट करना है। देखो पर्सन को साथ साथ एक बार वीडियो में बने रहो, आपको समझ में आ जाएगा आगे क्या करना है। क्या करेंगे, देखो एस एन बराबर n/2 a प्लस एल होता है, ये होता है आपको। अब क्या है, सिग्नल कितने 15, तो हमें 15 पदों का योगफल ज्ञात कर लेना है। अंतिम पद आपको दे रखा है, तो क्या करेंगे आप, अंतिम पद आपको 15 दे रखा है, तो S15 बराबर n कितना है 15/2, प्रथम पद कितना है 5 प्लस अंतिम पद कितना है 47। ये आपको प्रश्न में दे रखा है कि गाड़ी 15 सिग्नल पर 47 मिनट रुकती है। इसको हल कर लो, 15/2 गुणा 47 और 5 जोड़ लो, 3 जोड़ेंगे 50 और 2 52, कितने हो गए 52, और 52 में 2 का भाग 26 बार गया। अब 15 को 26 से गुणा कर लो, तो 15 को 26 से करेंगे तो 15 छक्के 90 हो गया, तो कितना हो जाएगा 90 केरी 9, 15 दूनी 30 और 9 39, तो 390 मिनट। बात समझ में आ गई ना, कितने यानी गाड़ी जितने समय तक, टोटल कितने समय रुकी 390 मिनट तक के रुक गई। समझ आ गई ना, 390 मिनट तक रुक गई। जैसे पहले सिग्नल पर 5 मिनट रुकी, दूसरे पर 8 मिनट रुकी, फिर 11 मिनट रुकी, फिर आगे 3 और जोड़ दो तो 14 मिनट रुकी, ऐसे कैसे करके पूरी 15 जो सिग्नल है उन सभी पर कितनी गाड़ी लेट होगी 390 मिनट गाड़ी रुक गई। ये तो समय रुकने में लग गया। अब P से Q तक वो कितनी स्पीड से चल रही है, 60 की स्पीड से चल रही है, तो ये भी तो समय लगेगा। तो क्या करेंगे, ये समय हो गया, P से Q तक चलने में लगा समय, ध्यान से करना भाई, लगा समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा चाल होता है। कर लो, दूरी कितनी है भाई P से Q 180 किलोमीटर, बट्टा चाल कितनी है 60, 0 से 0 काट दो, और 18 में 6 का भाग कितना बार गया, 18 में 6 का भाग गया 3 बार, 3 घंटे। कितने घंटे आगे 3 घंटे। देखो 3 घंटे तो ये लग गए, P से Q तक आने में 3 घंटे तो गाड़ी को चलने में लगे। बात समझ में आ गई। और 390 मिनट वो गाड़ी रुक के चली, यानी रुकने का जो समय वो कितना है 390 मिनट। अब ये तो घंटे में, ये मिनट में है, तो हम क्या करेंगे, इसको घंटे में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर आपको क्या करेंगे, देखो थोड़ा सा मैं इसको रब यहाँ से देखो मिटा देता हूँ ऊपर से, ध्यान दो, यहाँ पर कर रहा हूँ। हमें क्या पूछा है, P से Q तक में लगा समय, तो आप क्या करेंगे,
P से Q तक जाने में लगा समय बराबर क्या हो जाएगा, 390 मिनट है तो 390 प्लस 3 घंटे। अब देखो ये तो मिनट में, ये घंटे में तो सीधा ऐड नहीं करेंगे, ध्यान रखेंगे। इसमें आप क्या करेंगे, 60 का भाग दे देंगे। समझ में आ गई ना, 60 का भाग देने पर ये किस में बदल जाएगा, घंटे में बदल जाएगा। प्लस या यहीं पर भी कर दो चाहे आप, कोई दिक्कत नहीं है। 390 में 60 का भाग दे दो और ये 0 से 0 कट जाएगा। 3 का भाग एक बार, 3 का भाग 6 का भाग 6 बार, बच गया 3 और 3 के आगे लिखूंगा मैं 3, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा देखो 390 में 39 में 6 का भाग देना है तो 6 6 36, बच गया 3 और 3 के आगे लिखूंगा मैं 30, 0 लिखूंगा 30 हो जाएगा। 30 में 6 का भाग 5 बार, तो ये कितना हो जाएगा, 6 घंटे 50, 6.5 घंटे हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, आप यहाँ पर सीधा कर दो चाहे 6 घंटे 6.5 घंटे यानी 6.5 घंटे, और ये कितना हो जाएगा 6 3 9.5 घंटे। टोटल कितना समय लगेगा, 9.5 यानी 9.5 घंटे लगेंगे। बात समझ में आई क्या, कोई दिक्कत है तो बताओ दो, को फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान दो। P से Q तक की दूरी 180 किलोमीटर दे रखी है, चाल दे रखी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन कुछ प्रॉब्लम के कारण गाड़ी पहले सिग्नल पर 5 मिनट रुकती है, दूसरे पर 8 मिनट, तीसरे पर 11 मिनट, ऐसे करके 15 पर 47 मिनट गाड़ी रुक जाती है। समझ में आ गई बात आपको। समय की सूची मैंने लिख दी 5, 8, 11 और लास्ट पद 47 है। और यहाँ पर मैंने इसको सिद्ध कर लिया कि ये AP कैसे, 2 पदों का अंतर बराबर आ रहा है। यहाँ पर मैंने क्या किया, AP का प्रथम पद 5 आपको दे रखा है, सार व अंतर 3 आ गया, अंतिम पद 47 आ गया। तो SN का सूत्र होता है, तो 15 पदों का योग ज्ञात कर लिया तो 390 मिनट आया। और 390 मिनट में मैंने जब 60 का भाग दिया, 390 में जब मैंने 60 का भाग दिया, यहाँ सीधा कर लो तो कितना आया भाई, 6.5 घंटे आया। कितना आया, 6.5 यानी 6.5 घंटे आ गया। 6.5 घंटे का समय तो गाड़ी रुक गई, बीच बीच में रुक गई, तो 6.5 घंटे का टाइम तो रुकने में गाड़ी ने ले लिया। समझ में आ गई बात आपको। और P से Q तक चलने में लगा, चलने का समय क्या गया, दूरी बटा समय, तो 3 घंटा तो उसको चलने में लग गया। 6.5 घंटे रुक गई, 3 घंटे चल गई, तो टोटल समय P से Q, हमें तो पूछा क्या, P से Q तक P बिंदु से Q तक जाने में जो समय लगा वो पूछा है। अब बीच में गाड़ी रुकी या नहीं रुकी हमें कोई मतलब नहीं। तो 6.5 घंटे रुक गई, 3 घंटे चली, तो टोटल कितना हो गया, 9.5 घंटे हो गए। तो आप क्या लिखेंगे, अतः P से Q तक जाने में लगा समय 9.5 घंटे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सड़क सुरक्षा वाला और समांतर श्रेणी है उसको मिक्स करके पूछा गया, बहुत शानदार क्वेश्चन है, अच्छी तरीके से आप इसको समझेंगे। क्लियर हो गया, ये आपका जो 15% है वो कंप्लीट हुआ। ओके, अगला प्रश्न नंबर 16 पढ़ो। विभाजन एल्गोरिदम पद्धति द्वारा बहुपद px बराबर x की घात 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 को gx बराबर x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x से भाग देने पर प्राप्त भागफल एवं शेषफल ज्ञात कीजिए। इस प्रकार का प्रश्न मैंने आपको पहले भी बताया, फिर से बता रहा हूँ, प्रश्न आ सकता है तो आपको क्या करना है, दिया गया लिख लो। क्या दे रखा है आपको, px दे रखा है, px बराबर क्या दे रखा है, x की घात 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 और gx क्या दे रखा है आपको, x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x दे रखा है। प्रश्न में क्या पूछा है कि px में gx का भाग देने पर भागफल और शेषफल पूछा है। आसानी से कर सकते हैं। पहले आपको क्या करना है, gx को थोड़ा सा सही ढंग से लिखना है। ढंग से का मतलब क्या होता है, आपको इसको मानक रूप में लिखना है। मानक रूप का मतलब होता है किसी भी बहुपद को जब लिखते हैं तो सबसे पहले उसकी सबसे बड़ी घात, फिर उससे छोटी घात, फिर उससे छोटी घात, फिर उससे छोटी घात और लास्ट में अचर आता है। तो यहाँ पर देखो x की सबसे बड़ी घात, फिर अचर आ गया और फिर x की घात 1 है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले x की सबसे बड़ी घात x स्क्वायर, यह हमेशा करना है, नहीं तो प्रश्न एग्जाम में गलत हो जाएगा। जैसे ही आपको बहुपद दिया है तो बहुपद आप ये देखो कि अपना बहुपद है वो
मानक रूप में है या नहीं है। तो यहाँ पर ये तो मानक रूप में x की घात 4 है, 3 वाला पद है नहीं हमारे पास, x की घात 2, x की घात 1 फिर अचर है। लेकिन यहाँ पर देखो x की घात 2 अचर x की घात 1 उल्टा हो गया। तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स पहले लिखेंगे और प्लस 1 बाद में लिखेंगे। ये अब क्या हो गया, मानक रूप में हो गया। x की सबसे बड़ी घात 2 फिर 1 फिर अचर। अब आप क्या करेंगे, px में भाग लगाएंगे gx का, ये आपसे पूछा है। तो आप क्या करेंगे, अपना px लिखो x की घात 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, और इस बहुपद में भाग लगाना है आपको x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 का। कैसे लगाना है भाग, फिर से मैं आपको एक बारीकी से बताऊंगा, बारीकी तरीके से बताऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। क्या करेंगे, देखो सबसे पहले पहला जो पद है बहुपद का, उसमें पहले पद का भाग देना है। भाज्य के पहले पद में भाजक के पहले पद का भाग देना है। भाज्य का पहला पद है x की घात 4 और इसका पहला पद है x की घात 2, यानी x की घात 4 में x की घात 2 का भाग देंगे तो हम सारे जानते हैं कि x की घात 2 आएगा। यानी कि जब भाग करेंगे तो घातें घट जाती है। x की घात 4 है, x की घात 2 है, तो 4 में 2 घटा लो तो x की घात कितनी बचेगी, 2 बचेगी। 4 में से 2 घटाए तो 2 बचा, तो x की घात कितनी बची, 2। यानी भाग कितनी बार गया, x की घात 2 बार। ये जो भागफल आता है, इस भागफल को फिर पूरे भाजक से गुणा करना है। समझ में आया क्या करना है, पहले पद में पहले पद का भाग दो, जो भाजक आए उस जो भागफल आए उसको पूरे भाजक से गुणा करना है। फिर ध्यान दो, पहले पद में पहले पद का भाग दो, जो भागफल आए उसको पूरे भाजक से गुणा करो। करो गुणा, क्या करेंगे, देखो x की घात 2 को x की घात 2 से गुणा करूंगा तो x की घात 4 आएगा। समझ में आ गई, क्योंकि x की घात 2 को मैं x की घात 2 से गुणूंगा। देखो क्या होता है, फिर से समझा देता हूँ। x की घात 2 को मैं x की घात 2 से गुणा करूंगा तो यहाँ पर आधार समान है, यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, तो आधार तो सेम आ गया। घातें गुणा में जुड़ जाती, 2 घात और 2 घात कितनी होगी, 4 घात। समझ में आ गई ना, गुणा में घातें जुड़ती है, भाग में घातें घटती है। क्या करेंगे, तो एक्स स्क्वायर को जब एक्स स्क्वायर से गुणा किया तो x की घात 4। अब एक्स स्क्वायर को माइनस एक्स से गुणा करना है, ये प्लस का है और माइनस से करूंगा तो माइनस आएगा। और x की घात 2 को x से गुणा करूंगा, x की घात 2 को मैं x से गुणा करूंगा तो x की घात कितनी आएगी भाई, 3 ही आएगी कि 2 इसकी 1 इसकी, तो x की घात 3। अब यहां पर देखो कि आप ऊपर देखो, यहां पर x की घात 3 का आपके पास पद नहीं है, तो x की घात को 3 पद आया है, उसको कहां लिखेंगे, 4 वाले और 2 वाले के बीच में, माइनस x की घात 3। कैसे, क्या समझ में आ गया ना। x की घात 3 का ऊपर कोई पद नहीं है तो मैं क्या करूंगा, x की घात 4 और x की घात 2 वाला जो पद है उसके बीच में लिख दिया x की घात 3। कहां से आया, x स्क्वायर को माइनस x से गुणा किया। x स्क्वायर को 1 से गुणा करूंगा तो क्या आएगा, x स्क्वायर आएगा, प्लस का, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का। अब क्या करेंगे, ऊपर वाले में से नीचे वाले घटाते हैं। आपको पता नहीं क्या, जब हम 8 में 2 का भाग देंगे तो 2 2 4 8 आता है, तो यहाँ से घटाते ही तो हैं, घटाते ना, चिन्ह चेंज कर देते ना। समझ में आ गई बात आपको। तो क्या करेंगे, चिन्ह चेंज कर देंगे, जो प्लस का है वो माइनस का है, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, और माइनस वाला प्लस का। अब देखो x की घात 4 प्लस का, x की घात 4 माइनस का, इसमें से ये घटाऊंगा 0 बचा। ऊपर x की घात 3 वाला क्या 0 है, कुछ नहीं है, और x की घात 3 0 है, और 0 में मैं x की घात 3 जोड़ूंगा तो x की घात 3 आएगा, ये प्लस का है तो x की घात 3। यहां पर देखो x स्क्वायर कितने हैं, -3 है, और यहाँ पर x स्क्वायर क्या है, -1 है। 3x स्क्वायर और 1x स्क्वायर, माइनस के कितने x स्क्वायर हो गए, माइनस के 4x स्क्वायर हो गए। आगे वाला जो पद है वो ज्यों कहते हूँ 4x + 5, आगे ज्यों कहते हूँ लिख लो। समझ में आ गई, नया भाज्य प्राप्त हुआ, और इस नए भाज्य में फिर से भाजक का भाग देना, वही तरीका, पहले पद में पहले पद का भाग दो। पहला पद है मेरे पास x की घात 3 और इसमें भाग देना है x की घात 2 का। घाते घटाऊंगा तो 1 बचेगी, x की घात 3 में से x की घात 2 चली जाएगी, बचा क्या, x की घात 1, तो क्या आया x, यानी भाग कितनी बार गया, x बार। और इस x को वापस इस भाजक से गुणा करना है, केवल x को, अभी जो आया ना इसको, तो x को मैं इस भाजक से गुणा करूंगा तो x को मैं x स्क्वायर से करूंगा तो x की घात 3,
x को जब मैं माइनस एक्स से करूंगा तो माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। समझ में आई बात? ये x प्लस का, ये x माइनस का, तो प्लस और माइनस गुणा होगा तो माइनस, और x को जब मैं x से गुणा करूंगा तो x स्क्वायर। ठीक है, x को जब 1 से करूंगा तो क्या आएगा x, क्योंकि ये भी प्लस का ये भी प्लस का तो प्लस का। वापिस क्या हो जाएगी, घटाएंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का ये प्लस का ये माइनस का, x की घात 3 प्लस की और x की घात 3 माइनस का कट जाएगा। 4x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर प्लस का तो माइनस का 3x स्क्वायर बच जाएगा। समझ में आई बात आपको? 4x स्क्वायर माइनस का है और ये x स्क्वायर प्लस का है, तो बड़े में से छोटे वाले को घटाए, 4 में से 1 गया 3 बचा, बड़ा माइनस का है तो ये माइनस का प्लस, 4x प्लस का है और 1x माइनस का, तो 4x में 1x चला जाएगा 3x बचा, प्लस का 5। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ, कोई समस्या है, किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ। फिर हमें नया अभाज्य प्राप्त हुआ। अब वापिस क्या करेंगे, पहले पद में पहले पद का भाग देंगे, तो पहला पद क्या आया, माइनस 3x स्क्वायर आया है और इधर x स्क्वायर का भाग देना है, तो आपको पता है x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचा -3 बचा, यानी भाग कितनी बार गया, -3 बार, यानी कि भाग चला गया -3 बार। इस -3 को वापस इससे गुणा करना है, तो -3 को जब मैं x स्क्वायर से गुणा करूंगा तो -3x स्क्वायर आ जाएगा। -3 को -x से करूंगा तो माइनस माइनस तो हो गया प्लस, और 3 को x से करूंगा तो 3x, -3 को मैं प्लस 1 से करूंगा तो माइनस और प्लस तो माइनस, और 3 को 1 से गुणा किया 3। वापिस चिन्ह चेंज कर दो, 3x स्क्वायर माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का कट गया, 3x प्लस का 3x माइनस का कट गया, 5 प्लस का 3 प्लस का कितने हो गए 8, यानी शेष फल कितना आया 8 है। समझ में आई बात आपको? अब यहाँ पर आपको लिखना है अतः भागफल, भाग देने पर भागफल कितना आया भाई, x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 आया, और शेष फल कितना आया, अभी हम देख रहे हैं, शेष फल आया 8। यही आपका क्या है, आंसर है। समझ में आया क्या? किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। तरीका यही है, मैंने आपको बता रखा है क्या करना है, पहले पद में पहले पद का भाग दो, जो उत्तर आए उसको पूरे भाजक से गुणा करो, घटाओ, फिर नया भाज्य प्राप्त होगा, फिर वही तरीका। किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। यह आपका 16% कंप्लीट हो गया। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 17 पढ़ो। यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल 4n - n² है तो इसका 10वां पद ज्ञात कीजिए। देखो अच्छा क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 17 लिखो, दिया गया क्या दे रखा है, n पदों का योगफल दे रखा है, तो Sn बराबर, n पदों का योग का मतलब Sn बराबर दे रखा है आपको 4n - n², और आपको इस समांतर श्रेणी का 10वां पद पूछा है। क्या पूछा है, 10वां पद। क्या करेंगे, ध्यान दो इधर मेरी तरफ। आपको पता है कि मुझे n पदों का योग ज्ञात करना है, n पदों का योग आ गया, और फिर मैं n-1 यानी उससे पहले वाले पद का योग बाल कर लूँ। n पदों में n-1 पदों का योग जब मैं घटाऊंगा तो बचेगा क्या, nवां पद बचता है। देखो फिर से ध्यान से समझने की कोशिश करना। जैसे मान लो मैं एक छोटी सी समांतर श्रेणी को समझाने की कोशिश करूंगा आपको। ये समांतर श्रेणी है, इतनी ले लो आप, ठीक है। इसके 4 पदों का योग S4 हो जाएगा, कितना, सीधा जोड़ लो, 4 3 7, 7 और 2 9 और 1 10 आ गया। 4 पदों का योग कितना आया, 10 आया। nवां पद क्या है, 4वां चौथा पद है। और मैं 3 पदों का योग करूं तो कितना आ जाएगा, 3 और 2 5 1 6 आ रहा है। ये क्या है, 4 पदों का योग है, ये क्या है, 3 पदों का योग है। मतलब 4 पदों वाले योग में से 3 पदों का योग घटाऊंगा, 10 में से 6 घटाए, कितना बचा 4, कितना पद मिला, चौथा पद मिला ना। n पदों के योग में से मैं n-1 पदों का योग घटाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, nवां पद मिलेगा। समझ में आई, ये कॉमन सेंस की बात है। तो यहां से देखो मैंने 4 पदों का योग किया और 3 पदों का योग किया, तो 4 पदों के योग में से मैं 3 पदों का योग घटाऊंगा तो मुझे चौथा पद मिलता है। समझ में आई बात आपको? तो आपको क्या करना है, आपको दे रखा है Sn बराबर ये,
अब क्या करेंगे, चूंकि एस एन माइनस वन बराबर एन माइनस वन, यानी ये तो एनवा पद है और उससे एक कम वाले पदों का योग ज्ञात करूंगा तो क्या आएगा, 4 एन की जगह क्या रखूँ, एन माइनस वन माइनस एन माइनस वन का स्क्वायर। अब इसको मैं हल कर लेता हूँ, क्या आया 4n माइनस 4, 4 को n से गुणा किया 4 माइनस 4, 1 को 4 से किया 4 माइनस n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 गुना पहला पद गुना दूसरा पद, इसको मैंने खोल लिया x माइनस वाई के होल स्क्वायर से। क्या आया 4n माइनस 4 माइनस का n स्क्वायर माइनस का 1 प्लस का 2n। अब देखो सजातीय पदों को जोड़ लो, क्यों, क्या आया माइनस एन स्क्वायर, 4n और 2n और 4n प्लस के 6n माइनस का 4 और माइनस का 1 माइनस के 5, यानी आपको n माइनस 1वां जो पद है इतने पदों का योग कितना आया, n माइनस एन स्क्वायर प्लस 6n माइनस 5 आ गया। ध्यान दो फिर से, जैसे मान लो यदि ये छठा पद है, यदि ये छठा पद है तो ये 5वां पद हो गया, एक घटाना है ना, मुझे एनवा पद ज्ञात करना है, एनवा पद यानी अतः ए एन, यहां पर एक नया सूत्र बता रहा हूं, ध्यान दो, ए एन का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, एस एन में माइनस एस एन माइनस वन होता है, ये अपने खोपड़े में नोट कर लो भाई। एनवा पद ज्ञात करने का सूत्र एक ये भी होता है कि एन पदों के योग में से घटा दो एन माइनस वन पदों का योग, समझ में आ रही है, एन पदों के योग में से घटा दो एन माइनस वन पदों का योग। अब मेरे पास में एनवा पद है, एन माइनस वनवा भी पद है, तो क्या आया एनवा पद आएगा, तो क्या करूंगा, एस एन कितना है 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस, इसमें से क्या घटाऊं, माइनस एन स्क्वायर प्लस 6n माइनस 5 घटाना है, तो कैसे घटाएंगे, 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एन स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 6n माइनस माइनस प्लस 5, ये केवल माइनस अंदर गुना हुआ है। अब देखो एन स्क्वायर प्लस माइनस का एन स्क्वायर प्लस का कट गया, 6n प्लस का 4n प्लस का 6n माइनस का, तो माइनस का 2n प्लस का 5, इसका उत्तर कितना आया, यानी एनवा पद ए एन बराबर क्या आ गया, माइनस 2n प्लस 5। मुझे प्रश्न में क्या पूछा है, मुझे 10वां पद पूछा है, तो मैं यहां से 10वां पद ज्ञात कर लूं चाहे 50वां पद ज्ञात कर लूं, अतः a10 बराबर, अब a10 का मतलब n की जगह क्या रख दूं 10, तो माइनस 2 गुना n की जगह 10 प्लस 5, क्या आया माइनस 10 को जब मैं 10 को माइनस 2 से गुणा किया तो माइनस के 20 प्लस 5, यानी कितना आया a10 बराबर माइनस के 20 प्लस के 5 माइनस के 15, यानी 10वां पद क्या आया माइनस 15 आया। अब कोई सा पद पूछ ले, चाहे आपको 10वां पूछ ले, 11वां पूछ ले, 20वां पूछ ले, 50वां पूछ ले, 100वां पूछ ले, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आप n का मान रखो, आपको उतना पद मिल जाएगा। लेकिन ये आपको याद रखना बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखो, एनवा पद ज्ञात करेंगे तो n पदों के योग में से s माइनस n पदों का योग घटाएंगे तो एनवा पद प्राप्त होता है। समझ में आ गई बात आपको, एनवा पद मुझे दे रखा था, मैंने n माइनस वनवा पद ज्ञात कर लिया, सॉरी n पदों का योग दे रखा था, मैंने n माइनस वन पदों का योग ज्ञात कर लिया, इसमें से ये घटाऊंगा तो एनवा पद प्राप्त हुआ, एनवा पद मुझे ये प्राप्त हुआ। अब 10वां पद पूछा तो n की जगह 10 रख दो, उत्तर निकाल लिया, अतः 10वां पद माइनस 15 है, बस कोई दिक्कत, यह आपका 17वां प्रश्न कंप्लीट हो गया। समझ में आ गई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर पेपर हार्ड आता है तो इस प्रकार प्रश्न आने की संभावना है। ओके।